अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आप सबकी बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि बायोकेमिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है उसकी एक ही लॉन्ग वीडियो बना दूँ जिसके अंदर सारे लेक्चर्स के एक्सप्लेन किया हो। देखो उसकी लेक्चर्स बहुत सारे हैं, तो एक वीडियो में सारे के सारे लेक्चर्स तो नहीं आ सकते, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए नेक्स्ट बेस्ट थिंग तैयार की है जो कि बेसिकली सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फाइनल टर्म के हिसाब से। अब पेपर पैटर्न पहले समझ लें। पेपर पैटर्न आपका होगा 60 मार्क्स का, 90 मिनट्स में करना होगा। 33 एमसीक्यूज होंगे एक एक मार्क के, 4 शॉर्ट होंगे, शॉर्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर होंगे 3 मार्क्स के, और 3 लॉन्ग सब्जेक्टिव होंगे 5 मार्क्स के। चॉइस नहीं है आपके एग्जाम में, सारा का सारा आपने करना है, ठीक है। अब मैं इस फाइल में मैंने मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स वो सारे इस फाइल में मैंने इंक्लूड कर दिए। इसी को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। यही वाले जो टॉपिक्स हैं यही एग्जाम में आते हैं, ठीक है। ये बहुत मोस्ट रिपीटेड सवाल में से हैं और मोस्ट लाइकली भी इस दफ़ा इन्हीं में से आएगा। अगर आप ये वीडियो एग्जाम से 1-2 दिन पहले देख रहे हैं तो बस ये नोट्स आपके लिए काफ़ी, आप इससे प्रिपरेशन कर लो, एग्जाम इंशाल्लाह आपका अच्छा हो जाएगा। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, यानी अभी एग्जाम में आपका ज़्यादा टाइम रहता है, तो आप ज़रूर इसके हैंडआउट्स हैं वो रीड करें और एलएमएस पे जो इसके लेक्चर्स हैं वो वॉच कर लें। अगर लेक्चर्स नहीं वॉच कर पा रहे हैं तो हैंडआउट जरूर थोड़ी दफ़ा रीड कर लें, और यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स दिए हुए इन टॉपिक्स को गहराई से समझ लें, इनके बारे में अच्छे से रीड अप कर लें, इनके हवाले सारे एमसीक्यूज अच्छे से कर लें आप, तो आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। कुछ गिने चुने टॉपिक्स हैं, उसी के बारे में एग्जाम आता है, उसी में घुमा घुमा के सवाल आते रहते हैं, तो वो सारे इसमें इंक्लूड कर दें। अच्छा, सबसे पहला सवाल ये आ चुका है बहुत दफा, ठीक है। इस पर जितने भी सवाल हैं वो आ चुके हैं सेम में और आते हैं अब सर। डिफाइन एंजाइम गिव 2 कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, 3 मार्क्स का सवाल होगा, शॉर्ट है आराम से। एंजाइम होता क्या है? एंजाइम बेसिकली बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है। यूजुअली एक प्रोटीन होता है ये जो कि स्पीड अप करवाएगा, जल्दी करवा देता है कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम। जैसे ही केमिस्ट्री में आपने देखा होगा कि आपके पास कैटलिस्ट होता है किसी रिएक्शन को फास्ट कर देने के लिए, जल्दी से वो रिएक्शन हो जाए। उसी तरह बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए एंजाइम्स होते हैं जो उस रिएक्शन को फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स इसके आप हैंडआउट्स में से देख लो, जो चाहे लिख लो, मैंने यहाँ पे ही छोटे से लिखे हैं। हाईली स्पेसिफिक फॉर इट्स सब्सट्रेट्स, अपने सब्सट्रेट के लिए हाईली स्पेसिफिक होता है, किस में ये ऐड हो रहा है, किस में क्या हो रहा है। यानी एंजाइम जो होता है हर रिएक्शन पे हर किस्म का एंजाइम नहीं चलेगा, उसके हिसाब से कौन सा एंजाइम होता है वही यूज किया जाता है। अच्छा, इंक्रीजेज रिएक्शन रेट विदाउट चेंजिंग इटसेल्फ। रिएक्शन रेट इंक्रीज कर देता है लेकिन अपने आप की जो प्रॉपर्टी है, एंजाइम क्या प्रॉपर्टी रखता है वो वाला, वो चेंज नहीं करता है, ठीक है। अच्छा, एंजाइम काइनेटिक्स। एंजाइम काइनेटिक्स क्या होता है? एंजाइम काइनेटिक्स बेसिकली स्टडी होती है कि रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन क्या है, किस रेट पे एंजाइम जो कैटालाइज कर रहा है रिएक्शन को वो किस रेट पे हो रहा है, और क्या फैक्टर्स हैं कि इस रिएक्शन रेट को जो इफेक्ट कर रहे हैं, कि वो बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, क्या रिएक्शन, कौन से फैक्टर्स होते हैं जो उसको कंवर्ट कर रहा है। ये बेसिकली ये जो एंजाइम काइनेटिक्स है ये समझाता है कि एंजाइम एक्टिविटी, एफिशिएंसी और इनहिबिशन कैसे काम करता है। डिफाइन माइकलिस कांस्टेंट Km माइकलिस कांस्टेंट कहलाता है। ये एक सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है जहाँ पे जो एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन होता है वो प्रोसीड करता है एट हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी, यानी जिस स्पीड से वो जा रहा है, कि सपोज करो 10 नैनोसेकेंड्स, कुछ भी किसी की बहुत छोटी सी स्पीड से वो जा रहा है। अब जो प्रोसीड करेगा वो हाफ पे, यानी मैक्सिमम उसकी 10 थी तो ये 5 पे चला जाएगा, तो वी मैक्स उसको बोला जाएगा। और जो लो Km होगा वो इंडिकेट कर रहा होगा कि हाई अफिनिटी है एंजाइम और उसके सब्सट्रेट के दरमियान। अच्छा, इसकी इक्वेशंस भी होती हैं लेकिन आपके पास कोई ऐसा न्यूमेरिकल फॉर्मेट में सवाल नहीं आता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल आ सकता है। नीचे मैंने कॉन्सेप्ट किस्म के आते हैं वो मेंशन किए हुए हैं, अभी उस पर भी हम पहुंचते हैं। अच्छा, डिफरेंशिएट बिटवीन कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव एम्बिशन। ये चीज हमेशा याद रखो। अगर डिफरेंस बिटवीन वाला कोई भी आपके पास टॉपिक होता है, हैंड आउट चेक कर लो, उसमें मेंशन होगा, स्लाइड्स देख लो, उसमें होगा, तो वो तो चीज़ें आपने लाजमी करनी है। आपका एग्जाम आराम से निकल जाएगा। डिफरेंस बिटवीन वाला सवाल 1-2 तो आते ही आते हैं। अगर आप बहुत लकी हो तो 3-4 आपके पास डिफरेंस बिटवीन वाले लाइन से सवाल आता है, वरना एक आध तो आ जाता है। कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन क्या होता है? कॉम्पिटिटिव इनिबिशन वो इनहिबिटर्स जो बाइंड करते हैं एक्टिव साइट पे, ठीक है, एक्टिव साइट पे बाइंड होता है। दूसरा पॉइंट, कैन बी ओवरकम बाय इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने से ही ओवरकम कर लेते हैं। इंक्रीज Km होता है लेकिन जो वी मैक्स होता है वो रिमेन्स अनचेंज, यानी उसमें वी मैक्स चेंज नहीं होता, Km भले इंक्रीज हो जाए।
जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो नहीं चेंज होती, जो सेट थी वो वही रहेगी जो उसकी होती है, जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में होता है जो इमिडिएटर होता है, इमिडिएटर वो बाइंड होता है एक और साइड पे, अनदर साइड, जिसको एलोस्टिक साइड कहा जाता है, वहां पे बाइंड होता है बजाय इसके कि एक्टिव साइड पे। अच्छा, ये कैन नॉट बी ओवरकम नहीं होता, अगर आज इंक्रीज भी कर दो ना स्ट्रक्चर साइड तो नहीं होता। सिंपल सा है इनके, जो आप डिफरेंस बिटवीन देख रहे हो बहुत सिंपल सा, एक में कैन है एक में कैन नॉट है, इजीली आप याद कर सकते हो उसको। ये मैंने बनाए इसी फॉर्मेट में है कि वर्डिंग्स बहुत इजी हो, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ना हो, कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसकी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं है वो भी ये इजीली कर सकता है। अच्छा, तीसरा है कि डिक्रीज होती है मैक्सिमम वेलोसिटी जब के एम चेंज नहीं होता। अगर के एम रिमेन सेम यानी अनचेंज तो जो वी मैक्स है वो डिक्रीज हो जाता है। अच्छा, एक सवाल आता है जैसे कि लिस्ट 6 क्लासेस ऑफ एमसाई, ऐसे पॉइंट्स वाले सवाल तो आपको पता है, आपने एग्जाम दिए होंगे अब तक वर्चुअली फासिल के, आपके पास पॉइंट्स बेस की लिस्ट करो, नेम लिस्ट करो, पॉइंट्स, जैसे किस्म के सवाल आते हैं आराम से। तो यहाँ पे आ जाएगा 6। अच्छा, शॉर्ट में अगर आपको ऐसे सवाल है कि 6 नाम दो, 6 क्लासेस दो, तो यानी हर क्लास के ना हाफ मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जरूरी नहीं कि फुल 1 मार्क्स मिले, कभी ऐसे भी हो सकता है 3 नाम लिख दो 3 मार्क्स मिल गए, तो कभी 6 का या ऐसे पॉइंट्स का भी आ सकता है। तो जितने बोले जाएं सिर्फ आप उतना आंसर लिखो, ज्यादा वर्ड्स लिखने से कोई आपको ज्यादा मार्क्स नहीं मिल जाएंगे, याद रखना। इसमें टू द पॉइंट चेकिंग होती है, यानी जो सवाल है आपने एग्जैक्टली उसका उतना ही जवाब देना है, एक्स्ट्रा कहानियां नहीं लिखनी या कम नहीं लिखना, जो पूछा है एग्जैक्टली आप वो बताओ, खत्म। फर्क नहीं पड़ता कि 3 मार्क्स का जवाब है लेकिन लाइन मैंने सिर्फ 1 लाइन 2 लाइन में उसका जवाब हो गया, बेशक हो जाए उसका 1 लाइन 2 लाइन में जवाब, लेकिन जो पूछा गया है सिर्फ आप वो जवाब दोगे। ठीक है, इसमें आपने ये नहीं करना है कि 5 मार्क्स का लॉन्ग है तो मैं क्या आधे पेज का जवाब दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो पूछा गया है, जो डेफिनेशन पूछे, पॉइंट्स पूछे, सिर्फ आप टू द पॉइंट वो ही जवाब दोगे। ठीक है, ऐसा काउंट नहीं रखना जैसे ये यूनिवर्सिटीज वगैरह में दूसरे में एनुअल सिस्टम में होता है कि भाई इतने इतने पेजेस का लिखो, 10 मार्क्स का है तो 10 पेज भरो, तो ये करो। आपने ऐसे कुछ नहीं करना है, जो सवाल है इससे उसका जवाब दो, बात खत्म। अच्छा, 6 नेम्स हैं यहाँ पे, ऑक्सीडोरस, ट्रांसफरस, हाइड्रोलिसिस, लेथिस, आइसोमरस और लिगासिस। अच्छा, लिगासिस भी इंपॉर्टेंट एंजाइम में से एक है, तो इसके बारे में थोड़ी और डिटेल में अभी हम जाएंगे। अच्छा, दूसरा सवाल है, छठा सवाल है, डिफाइन न्यूक्लियर, राइट इट्स कंपोनेंट। न्यूक्लियर क्या होता है और उसके कंपोनेंट के बारे में लिखें। न्यूक्लियर जो है बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड आपके पास डीएनए आरएनए है, उसकी जो बेसिक यूनिट होती है ना उसको न्यूक्लाइड कहा जाता है। कंपोनेंट इसमें क्या क्या यानी कि चीज से बना है, क्या क्या इसमें चीजें मौजूद होती हैं, तो उसका है नाइट्रोजस बेस होती है, नाइट्रोजन बेस, पेंटोस शुगर होती है, एक से ज्यादा फॉस्फेट ग्रुप्स होता है। अगेन डिफरेंस बिटवीन आ गया सवाल, डिफरेंस अगर पता लगाने किसका, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोइड दो अलग अलग चीजें, स्पेलिंग देख लो, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड अलग है। न्यूक्लियोसाइड में नाइट्रोजनस बेस होती है प्लस पेंटोस शुगर होती है, लेकिन न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर एंड फॉस्फोरेट ग्रुप होता है। ठीक है, ये छोटा इसका सा डिफरेंस होता है। अच्छा, 3 फंक्शंस लिखने हैं एटीपी पे। एटीपी तो आप छोटी क्लास से पढ़ता आ रहा हो, मोस्ट चीजें ऐसी हैं जो आपने अगर मैट्रिक करा है बायोलॉजी से, बायोलॉजी साइंस है, तो आपको आनी चाहिए बाय दिस मार्क। अच्छा, 3 पॉइंट्स लिखने हैं, 3 फंक्शन लिखने हैं, ये प्रोवाइड करता है। अच्छा, आप ऐसे लिख सकते हो प्रोवाइड या इट प्रोवाइड्स या दे प्रोवाइड्स, इस तरीके से भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं। प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन यानी मसल मूवमेंट, जो कॉन्ट्रैक्ट करते हो, हिलाते हो, जोड़ते हो, मूव करते हैं, आपके मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। जब आप कोई चीज पे जोर लगाते हो तो इसको आपको फील होता है मसल खींच रहा है, आपका कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो एटीपी प्रोवाइड करता है उसके लिए एनर्जी। इस वजह से जब बहुत बीमार, बहुत निढाल बच्चा होता है तो उससे जोर लगाने को कहो तो उसके हाथ पर हिलते ही नहीं। आप खुद भी कभी ऐसे बीमार हो तो आपका एहसास होगा कि मसल ही नहीं हिलता, एनर्जी नहीं होती उस वक्त बॉडी में, आपके पास एटीपी सही से नहीं काम कर रहा होता। ऑब्वियसली आप खाना पीना नहीं खा रहे हो तो वीकनेस हो रही होती है, तो उसके इन रिटर्न ये हरकत हो जाती है। अच्छा, पावर्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन्स, मेम्ब्रेन्स में जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है बेसिकली एटीपी के थ्रू पावर हो रहा होता है। सप्लाइज एनर्जी फॉर प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस के लिए और प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए ये एनर्जी सप्लाई करता है, बेसिकली ये एनर्जी सप्लायर है आपकी बॉडी का। अच्छा, 9 है, एक्सप्लेन मेडिकल एप्लीकेशन ऑफ न्यूक्लियर्स। न्यूक्लियर के मेडिकल एप्लीकेशन क्या, मेडिकल सेंस में, यानी कोई ऐसी अब ट्रीटमेंट में यूज हो रही है, किस चीज में यूज हो रही है, तो बेसिकली ये यूज होता है कैंसर की कीमोथेरेपी में, न्यूक्लियर्स यूज होते हैं कीमोथेरेपी में।
और एंटीवायरल ड्रग्स में भी ये यूज होता है, जैसे एंटसेट्स होती है, एड्स ट्रीटमेंट होती है, ये सारी दवाइयाँ होती हैं एंटीवायरल ड्रग्स जो होते हैं उसमें। अच्छा, यूज्ड एज इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट। जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हो रहा होता है तो इम्यूनोसप्रेशन ड्रग्स यूज करी जाती हैं ताकि इम्यून सिस्टम की जो जितनी भी एबिलिटीज हैं थोड़ी सप्रेस हो जाए उस पॉइंट पे, वो एक्ट ना करे कि बॉडी पेल ना करने लग जाए कि ये क्या मेरी बॉडी में कौन सा बैक्टीरिया लग रहा है या क्या हो रहा है। जब ट्रांसप्लांट हो रहा होता है ऑर्गन, तो बेसिकली आपका हिस्सा अगर निकाल के कोई और हिस्सा लगाया जाए तो आपकी बॉडी उसको रिजेक्ट करने लग जाती है, क्योंकि वो उसको एक्सटर्नल एंटिटी की तरह ट्रीट करती है। बोलते हैं एक्सटर्नल कुछ मेरी बॉडी में लग रहा है तो जरूर कोई बैक्टीरिया होगा, तो बॉडी उससे फाइट बैक ना करे। इस वजह से इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स दी जाती हैं ताकि बॉडी फाइट बैक ना करे और उसके अपना हिस्सा समझने लग जाएगा चाहिए। अच्छा, अगला सवाल है, नेम 3 प्राइमराइट्स बेसिस। 3 प्राइमराइट बेसिस है आपके पास, साइटोन, थायमिन, ब्यूसेल। बस सिंपल से हैं ये तो 3 नाम, आप ऐसे ही जब के बैठ जाओ आप। अच्छा, ये सब्जेक्ट जो आप कर रहे हो बायोकेमिस्ट्री और सेल बायोलॉजी जो कर रहे हो उसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट्स ना आपके मैच करते हैं। तो अभी सेल बायोलॉजी की भी मैं अपलोड कर दूंगी वीडियो, लेकिन कहना वो सही है अगर आपने एक की अच्छी से तैयारी करी तो दूसरे की ऑलमोस्ट हाफ तो तैयारी आपकी हो गई, क्योंकि इनके टॉपिक्स बहुत ज़्यादा मैच कर रहे हैं। 25% से 50% तक काफ़ी टॉपिक सेम है उनमें। अच्छा, नेम 2 प्यूराइन बेसिस, एंडाइन और ब्यूराइन। अच्छा, इसमें ये भी हो सकता है कि ये तो मैंने छोटा सा लिख दिया कि टू के बजाय ज़्यादा पूछ सकते हैं, या ये बोल सकते हैं कि एक और सवाल इसमें ऐड हो गया हो, डेफिनेशन ऐड हो गई हो, ये क्वेश्चन बोल गई हो लिखने के लिए, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल है, व्हाट आर लिपोप्रोटीन्स, नेम देयर टाइप्स। लिपोप्रोटीन्स बेसिकली क्या है, आर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ लिपिड्स और प्रोटीन जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं फैट ब्लड में। इसमें टाइप्स होता है साइलोमाइक्रॉन्स, बीएलडी, एलडीएल, एचडीएल। अब ये सारे जो लिपोप्रोटीन्स हैं, लिपोप्रोटीन वाला टॉपिक भी आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। सारे अलग अलग जो आपको बताए हुए हैं लिपोप्रोटीन्स, इन सब के अलग अलग सवाल बनते हैं आपके पास। ऐसे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं 4 वीएलडीएल के। ये बेसिकली सिंथेसाइज होता है लेदर में, ये रिच होता है ट्राइग्लिसराइड्स में। इसमें क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है और कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स होते हैं इसके अंदर। ये कन्वर्ट कर देता है एलडीएल में जब ये अपने ट्रिग्लाइसाइड्स लूज कर दे, जब हट जाए इसमें से, खत्म हो जाए इसमें से, तो बेसिकली अब ये एलडीएल बन जाए। अच्छा, स्टोमिफिकेशन नंबर क्या होता है। स्टोमिफिकेशन नंबर बेसिकली नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है जो कि रिक्वायर्ड है एक स्टोमिफिकेशन 1 ग्राम ऑफ फैट के। बेसिकली इंडिकेट करता है कि एवरेज मोलिकुलर वेट ऑफ फैटी एसिड्स क्या है। आयोडीन नंबर में क्या होता है, आयोडीन नंबर में आपके पास नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ आयोडीन होते हैं जो कि ऑब्जॉर्व किए जा रहे हैं 100 ग्राम्स ऑफ फैट या ऑयल के थ्रू। इस मेजर ये जो है मेजर करता है कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी है। डेंसिटी क्या होता है, उसके 2 टाइप्स होता है। डेंसिटी बेसिकली स्पॉइलेज ऑफ फैट्स और ऑयल को कहा जाता है जो प्रोड्यूस करता है एक अनप्लेजेंट स्मेल और टेस्ट। आपने देखा होगा जब कोई फैट वाली चीज या जैसे गोश्त है, चर्बी, अभी जैसे बकरा ईद आई थी तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि लाइट जा रही थी तो गोश्त सही से रखने की जगह नहीं होती, तो बाहर पड़े स्पेशली ये चर्बी वगैरह हो किसी खराब हो जाती है। क्या उसके अलावा आपको तो पता है कि सड़कों में किस तरीके से चर्बी फेंक के जा रहे होते हैं, जगह जगह जमा हुई होती है, तो आपने नोटिस किया होगा कुछ घंटों बाद जब वो सड़ने लग जाती है तो कितनी गंदी स्मेल आने लग जाती है उसके अंदर। तो जब ऐसा स्पॉइलेज हो जाए ऑयल्स का, फैट्स का, तो उसको डेंसिटी कहा जाता है। उसके अंदर बेसिकली ये स्पॉइल हो जाते हैं और आपको बदबू सी आने लग जाएगी उसमें से, ऑब्वियसली टेस्ट भी उसका फाउल होगा। अच्छा, टाइप्स इसमें है ऑक्सीडेटिव डेंसिटी और एक है हाइड्रोलिटिक डेंसिटी। 2 अलग अलग टाइप्स ऑफ डेंसिटी होते हैं। एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू हो जाता है कि रखे रखे हवा से और सब उनके अंदर केमिकल रिएक्शन सब फिर हो गया। जिससे होता है कि यानी किसी पानी लिक्विड के थ्रू सड़ गया। जैसे कि एग्जाम्पल एक हमने देखा बकरीद का एग्जाम्पल कि अगर बाहर फेंक दिया जाए चर्बी और ऐसे सारे फैट्स वगैरह वो कैसे हवा में रखे रखे सड़ जाते। एक ये होता है कि अगर उसको गीले पानी में फेंक के छोड़ दो, एग्जाम्पल अगर आप गीले पानी में फेंक के छोड़ दो जो उसकी जो वाटर मॉलिक्यूल्स वैसे फटने लगेंगे और वो सड़ जाएगा, पानी में पड़ा भी सड़ जाएगा और उसमें कीड़े भी बढ़ जाएंगे, छोटे छोटे व्हाइट से कीड़े निकल आने लग जाते हैं उसमें से फिर। अच्छा, डिफाइन हेलोजिनेशन ऑफ फैट्स। हेलोजिनेशन ऑफ फैट्स का मतलब हेलोजिनेशन बेसिकली क्या होता है, एडिशन ऑफ हेलोजेंस जैसे आयोडीन, ब्रोमाइन या क्लोराइन टू डबल बॉन्ड्स ताकि बॉन्ड डबल कर सको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की। ये यूज किया जाता है डिटरमाइन करने के लिए कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है। अच्छा, अब एक्सेस का टॉपिक आ गया।
5 प्रॉपर्टीज ऑफ वैक्सेस। 5 प्रॉपर्टीज बताओ वैक्सेस की। पहली बात तो कि वो इनसॉल्युबल होता है वाटर में, यानी वाटर में मिक्स नहीं होता, लेकिन सॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये मिक्स हो जाता है। रेजिस्टेंट टू रेजिडी, क्योंकि देखो ये भी एक किस्म का फैट है, फैटी है, लेकिन ये सड़ता नहीं है। वैक्स जो है मोमबत्ती वाला वैक्स है या ऐसे वाले वैक्स है, क्या वो सड़ता है? नहीं, वो नहीं सड़ता। अच्छा, नॉट इजिली हाइड्रोलाइज, हाइड्रोलाइज भी इतनी इजिली नहीं हो जाता। इनडाइजेस्टेबल बाय लिपिस एंजाइम, लिपिस एंजाइम्स इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। अच्छा, ये इन जनरल वैक्स की बात हुई, किसी टाइप ऑफ वैक्स की नहीं हुई, ठीक है। अच्छा, डिफरेंशिएट करना है बीस वैक्स में और स्पर्मेसाइटी में। अच्छा, बीस वैक्स बेसिकली क्या होता है? बीस वैक्स सीक्रेट होता है किससे? हनी बीस के थ्रू। मेन कॉन्स्टिट्यूट उसका होता है माइसेरियस पाल्मेडेट। ये यूज बेसिकली किया जाता है क्या? हनी कोम मेकिंग के लिए। स्पर्मेसाइड जो होता है वो ऑब्टेन होता है स्पर्म वेल से। मेनली इसके अंदर होता है साइटेर पल्मेलेट। फॉर्मली इसको यूज किया जाता था कॉस्मेटिक्स और कैंडल्स में, कॉस्मेटिक यानी मेकअप के आइटम में और मोमबत्तियों में। डिफाइन गेरोसिल, गेरोसिल और राइट इट्स प्रॉपर्टीज। गेरोसिल क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी राइट करो। बेसिकली 3 कार्बन अल्कोहल होता है जो फॉर्म करता है किस पे? द बैकबोन ऑफ फैट्स और फॉस्फोलिपिड्स, इनके ऊपर ये बनता है। प्रॉपर्टीज इसका ये होता है कि कलरलेस होता है, टेस्ट इसका स्वीट कर रहा होता है, विशस लिक्विड होता है ये, विस्कोस लिक्विड होता है ये, और सोलेबल होता है इन वाटर। ग्रेसोल आपको पता कैसी होती है? उस तरीके से। अच्छा, ग्रेसोल ट्रिनेट के 2 यूजेस बताओ। एज एन एक्सप्लोसिव यूज हो सकता है अगर नाइट्रोग्लिसरीन के साथ मिक्स हो जाए। यूज हो सकता है वैसोडिलेटर के तौर पे इन ट्रीटमेंट ऑफ एंजीना। एंजाइना जब हो जाता है, एंजाइना के ट्रीटमेंट में भी ये यूज होता है। अच्छा, व्हाट आर स्टेरॉइड्स? स्टेरॉइड्स क्या होता है? स्टेरॉइड्स बेसिकली स्टेरॉइड्स एल्कोहल्स होते हैं जो कंटेन करते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बन 3 पे। दे आर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के लिए इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर कंपोनेंट होता है, जिससे उसका स्ट्रक्चर मेंटेन करने में मदद कर रहा होता है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है मोस्ट कॉमन स्टेरॉइड होता है। कोलेस्ट्रॉल स्टेरॉइड का टाइप है, यानी उसके नेम आप बोलो ना किस किस्म के होते हैं, तो उसमें स्टेरॉइड मोस्ट कॉमन होता है। अच्छा, डिफाइन लिपोसिक्स और मेंशन देयर फंक्शंस। लिपोसिक्स बेसिकली लिपिड मीडिएटर्स होते हैं जो फॉर्म कहाँ से होते हैं? एराचिडोनिक एसिड से। फंक्शन इसके होते हैं प्रमोट करना रेजोल्यूशन का, इन्फ्लेमेशन के, इन्फ्लेमेशन हो तो उसको रेजोल्यूशन प्रमोट करना यानी खत्म कर दो, ठीक कर दो, और स्टिमुलेट करना है केमोटैक्सिस और डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बेसिकली डिस्ट्रक्शन इसके थ्रू ही होता है। 5 फंक्शंस ऑफ कैम। बेसिकली ये एक्ट करता है एज अ सेकंड मैसेंजर। ये स्टिमुलेट करता है ग्लाइकोलिन का ब्रेकडाउन, ये स्टिमुलेट करता है कि लाइपोसिस हो, ये एक्टिवेट करता है कि प्रोटीन काइनेसिस लो, और रेगुलेट करता है इंसुलिन सिक्रीशन। अच्छा, व्हाट इज सिग्नल ट्रांसडक्शन? सिग्नल ट्रांसडक्शन का क्या मतलब है? सिग्नल ट्रांसडक्शन बेसिकली प्रोसेस है इसके थ्रू एक सेल जो है कन्वर्ट करता है एक्सटर्नल सिग्नल इनटू सेल्यूलर रिस्पॉन्स। कि सेल्यूलर रिस्पॉन्स कैसे करना है? एक्सटर्नल सिग्नल लेके, यानी थ्रू सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जैसे कि CAMP और CGMP, इन मॉलिक्यूल्स के थ्रू। अच्छा, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए क्या है? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जो कि होता है लीनियर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जो कि जॉइन टुगेदर होते हैं किसी फॉस्फोराइड्स बॉन्ड से, फॉर्म कर रहे होते हैं एक शुगर फॉस्फेट बैकबोन पे विद नाइट्रोजनस बेस अटैच टू इट। ये इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब देखो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर वाला सवाल मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप पढ़ते हो किताबों में तो बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ दिए होते हैं, लेकिन शॉर्ट में आता है आपने 2 लाइन्स में टू द पॉइंट लिखना है, फिर उसकी डिटेल नहीं देनी, आपने कोई इसकी डायग्राम नहीं बनानी होगी, आपने बस छोटे से छोटे पॉसिबल तरीके में इसका जवाब देना है। अच्छा, डिफाइन ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है? ट्रांसक्रिप्शन बेसिकली वो प्रोसेस होता है जिसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए से ली जाती है और कॉपी करी जाती है मैसेंजर में जो कि आरएनए एमआरएनए होता है, और फिर जो आरएनए पॉलीमर्स होता है वो कैरी ऑन कर देता है उसके। ट्रांसलेशन क्या होती है? ट्रांसलेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें जो राइबोसोम्स हैं वो एमआरएनए यूज करते हैं सिंथेसाइज करने के लिए प्रोटीन को, किस तरह? बाय जॉइनिंग अमाइनो एसिड्स, एक करेक्ट सीक्वेंस में उस एसिड्स को, अमाइनो एसिड्स को ज्वाइन करो तो प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाता है। राइट, कंपोनेंट्स ऑफ ट्राइग्लिसराइड। इसके कंपोनेंट्स ये हैं कि 1 ग्लाइसोल मॉलिक्यूल होता है, 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स होता है। व्हाट इज द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन बेसिकली वो प्रोसेस है जिसके अंदर एडीपी प्रोड्यूस होता है, एटीपी
माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यूज कर रहा होता है एनर्जी रिलीज बाय जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होता है। ये मेजर सोर्स होते हैं एटीपी के जो एरोबिक सेल्स में मौजूद होते हैं। तो ये मैंने 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखे हैं। अब इनके अंदर जो टॉपिक्स है ना वही आप थोड़े से और रिवाइज करो ताकि उसके दाएं बाएं का थोड़े और सवाल आपको आ जाए। अच्छा, अब लॉन्ग के हिसाब से देखो, लॉन्ग के सामने देखो एंजाइम वाला टॉपिक दोबारा से आ गया। अब सेम है लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है, बोला डिफाइन एंजाइम और इसने उसकी क्लासिफिकेशन करो विद एग्जाम्पल ऑल्सो। हमने ऊपर नाम ले दिए थे क्लासिफिकेशन के, अब यहाँ पे एग्जाम्पल में कह रहे कि एग्जाम्पल दो। तो ऑक्सीडोकाइनेसिस जो होता है वो कैरेक्टराइज करता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को। ये ट्रांसफायरेसिस जो होता है वो ट्रांसफर करता है फंक्शनल ग्रुप को। हाइड्रोलिसिस जो होता है कैटलाइज करता है हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस को। देखिए ऑब्वियस टू ऑब्वियस नेम्स हैं, अगर आप काफी हद तक साइंस पढ़ो तो आप नेम देख के भी समझ जाते हो कि बोलना क्या चाह रहा है ये। लाइसिस जो है वो ऐड या रिमूव कर देता है विदाउट हाइड्रोलिसिस, यानी हाइड्रोलिसिस नहीं करना पड़ता उसके विदाउट ये मूव हो जाता है। आइसोमर्स जो होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं मॉलिक्यूल्स को अपने आइसोमर्स में। लाइगेसेस होते हैं जो दो मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करते हैं एटीपी यूज करके, जैसे डीएनए लाइगेस। अच्छा, एक्सप्लेन एंजाइम काइनेटिक्स और माइकलिस मेंटेन इक्वेशन। मैंने कहा था इसकी इक्वेशन होती है तो वो ये लॉन्ग में पूछेगा। तो एंजाइम काइनेमेटिक्स वाला सवाल हमने ऊपर देखा था, बोला कि एक्सप्लेन करो। एंजाइम काइनेमेटिक्स बिट्स की स्टडी है रेट ऑफ एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन। सिंपल सा जवाब हो गया। अब ये कह रहा है कि जो इक्वेशन है माइकलिस मेंटेन वो बताओ। इक्वेशन ये कुछ इस तरीके से दिखती है कि V इज इक्वल टू वी मैक्स मल्टीप्लाई बाय सबस्ट्रेट डिवाइड बाय Km प्लस सबस्ट्रेट। की पॉइंट्स इसके आपको याद रखना है कि V मैक्स जो है मैक्सिमम वेलोसिटी है, Km जो है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है एट हाफ V मैक्स, और लो Km इंडिकेट करता है कि हाई एंजाइम एफिनिटी है, यूज किया जाता है इसको स्टडी एंजाइम एक्टिविटी और इन्वेशन करने के लिए। अच्छा, की पॉइंट्स करके आप ऐसे पॉइंट्स बना के लिख सकते हो, चाहो तो इन जुमलों को आप पैराग्राफ में लिखो के लिख सकते हो। मैंने काफी जगह पॉइंट्स इस वजह से भी यूज करे हैं जहाँ पे नहीं भी पूछे हैं, वहाँ पे भी थोड़ा मैंने पॉइंट्स बना दिए ताकि आपको ईजी हो रीड करने के लिए और याद करने के लिए। पॉइंट्स आसानी से याद हो जाते हैं, पैराग्राफ देख के अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि थोड़ा ज्यादा बड़ा है याद नहीं हो पा रहा, लेकिन ट्रिक पैराग्राफ की भी ये होती है कि आप सेंटेंस बाय सेंटेंस याद कर लो इसको। इतना लिखना काफी है, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। आप चाहें अगर आप किसी और बुक से पढ़ रहे हैं थोड़ा सा डिफरेंट है तो कोई बात नहीं, वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन दिस मच इज इनफ। मेन चीज ये है कि आपने डिफाइन करा कि ये जो पूछ रहा था कि एंजाइम काइनेटिक्स क्या होता है, और आपने माइकलिस मेंटेन इक्वेशन बताई। अच्छा, एंजाइम कैटलिस्ट में एंजाइम काइनेटिक्स में जो ऊपर हमने जवाब लिखा था ना वो यहीं पे यूज कर सकते हो, थोड़ा सा लाके बड़ा हो जाए इसको। अच्छा, एक्सप्लेन करो कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन। सेम चीज जो हमने ऊपर डिफरेंस बिटवीन में की थी ना वही उठा के आप यहाँ पे लिख दोगे, खत्म हो गए। वहां पे हमने पॉइंट्स में लिखी थी, यहाँ पे वही चीजें उठा के ना आपने पैराग्राफ में करके लिख देनी है और कुछ नहीं। सही है, अगर ऐसा आता है कि एक्सप्लेन करो इन दोनों को तो आप दोनों को पैराग्राफ बना के लिख दो, बस खत्म हो गई बात। अगर आता है डिफरेंस बिटवीन करो तो पॉइंट्स बना के लिख दो, टेबल में भी लिख सकते हो, पॉइंट्स में लिख सकते हो, योर चॉइस, कोई पाबंदी नहीं है अनलेस उसमें लिखा हो स्पेसिफिकली कि क्या करना है। अच्छा, देख लो आपके रिपीट होने लगे वो सवाल। एक्सप्लेन करो ग्लाइकोसिस और उसके इंपॉर्टेंट स्टेप और एटीपी प्रोडक्शन। ग्लाइकोसिस बेसिकली क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 5 वेरिएट साइटोप्लाज्म के अंदर। स्टेप्स क्या है, ग्लूकोज पहले फॉस्फोरेट हो जाता है, फिर फ्रूक्टोज 1 और 6 बाइफॉस्फोरेट फॉर्म हो जाता है, दो से हो जाते हैं उसके। मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है 2-3 कार्बन कंपाउंड्स में और एटीपी और एनएडी प्रोड्यूस हो जाता है वहाँ पे, फिर फॉर्म हो जाता है। ये सिंपल सा उसका स्टेप। नेटवर्क्स कौन से प्रोड्यूस होते हैं, 2 ATP 2 NADH और 2 प्यूरुबाइट, ये नेट प्रोडक्ट्स हैं जो प्रोड्यूस होते हैं इस रिएक्शन के थ्रू। इंपॉर्टेंस की ये है कि ये मेजर सोर्स ऑफ सेलुलर एनर्जी है और हर सेल में ये अकर होता है। एक्सप्लेन करना है हमें TCA कर्व साइकिल और इसकी इंपॉर्टेंस। कर्व साइकिल जो है कब होता है, कहाँ होता है, अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स और ऑक्सीडाइज करता है एसिटाइल CoA। प्रोडक्ट पर एसिटाइल CoA क्या होते हैं, 3 जो प्रोड्यूस होते हैं इस रिएक्शन पे, 3 NADH, 1 FADH2, 1 GDP ATP, 2 CO2, ये प्रोड्यूस होता है। इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि प्रोड्यूस हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स, सप्लाइज इंटरमीडिएट्स फॉर बायोसिंथेसिस और सेंट्रल पाथवे है एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए। अच्छा, एक्सप्लेन है कि बेटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स क्या होता है। बेटा ऑक्सीडेशन बेसिकली ब्रेकडाउन होता है फैटी एसिड्स का माइटोकॉन्ड्रिया में, जो कि प्रोड्यूस करता है एसिटोल CoA। स्टेप्स क्या हैं इसके, स्टेप्स हैं इसके कि एक्टिवेशन होती है फैटी एसिड्स की, फिर ट्रांसपोर्ट होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में, फिर रिपीट होता है ऑक्सीडेशन साइकिल, फिर फॉर्मेशन होती है एसिटाइल CoA की
FADH की और FADH2। इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि ये प्रोड्यूस करता है लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपी और मेजर एनर्जी सोर्स ड्यूरिंग फास्टिंग यही होता है। अगर आप फास्टिंग करो, सेल्फ फास्टिंग हो, तो यही सबसे ज़्यादा मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। अच्छा, एक्सप्लेन करो कि फैटी एसिड सिंथेसिस क्या होता है। फैटी एसिड सिंथेसिस बेसिकली साइटोप्लाज्म में होता है और मेनली लिवर और एडिपोज टिश्यू में अकर होता है। ये रिक्वायरमेंट इसकी होती है एसिडिल CoA हो, मेनोल CoAO हो, ATP हो, NADPH हो। ये प्रोड्यूस करता है फैटी एसिड स्टोरेज के लिए और फॉर्म्स करता है ट्राइग्लिसराइड और मेम्ब्रेनस लिपिड्स। अच्छा, एक्सप्लेन करो कोर्टिसोल सिंथेसिस और इट्स बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस। बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? कोर्टिसोल जो है वो सिंथेसाइज किया जाता है मेनली लीवर में, जो कि किससे करता है? एसिटाइल CO से। वो मौजूद होगा तो फिर वो सिंथेसाइज कर लेगा लिवर में इसको। फंक्शंस के लिए होता है कि ये कंपोनेंट्स होता है सेल मेम्ब्रेन्स का, प्रीकर्सर होता है जो स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं उसका प्रीकर्सर ये होता है। ये फॉर्म करता है क्या? बाइल एसिड्स। ये रिक्वायर्ड होता है कि आप विटामिन सिंथेसिस कर सकें। अगर ये मौजूद होगा तो विटामिन D सिंथेसिस होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा या मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस क्या है? हाई कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज कर देता है रिस्क ऑफ आर्थरोसिस और हार्ट डिजीजेस। तो ये हाई लेवल नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक्सप्लेन करो लिपोप्रोटीन्स। लिपोप्रोटीन्स आ गया, आपने ऊपर पढ़ा था वही चीज, अब थोड़ी और डिटेल में पूछा जा दिया। आप देखो कुछ गिरे जो टॉपिक्स है जो दोबारा बार बार रिपीट होते हैं, तो लॉन्ग में आ गए, कभी शॉर्ट में, कभी लॉन्ग में आ गए, कभी शॉर्ट में आ गए। अच्छा, इसमें तो काफी सवाल पिछली दफा भी आए हुए हैं, काफी सवाल ऐसे हैं जो पहले भी आते थे, क्योंकि ये जो कोर्स चेंज हुआ है कोई इतना बड़ा चेंज नहीं हो गया है। पिछले किसी और नाम से था, अब इन्होंने नाम चेंज कर दिया है, ठीक है। अच्छा, लिपोप्रोटीन जो है HDL, LDL, VLDL और साइलोमाइक्रोन्स, ये वाले लिपोप्रोटीन्स, और एक्सप्लेन करो उनके फंक्शंस क्या है। तो साइलोमाइक्रोन जो होता है बेसिकली ट्रांसपोर्ट करता है डाइटरी साइक्लोग्रेड्स इंटेस्टाइन से टिश्यू तक। VLDL जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है ग्लाइसराइड लिवर टू टिश्यू। LDL होता है वो डिलीवर करता है कोर्टिसोल टू बॉडी, कोलेस्ट्रॉल टू बॉडी सेल्स, यानी बैड कोलेस्ट्रॉल। HDL जो है रिमूव करता है एक्सेस कोलेस्ट्रॉल और ट्रांसपोर्ट करता है उसको फिर लिवर पे, यानी ग्लूकोज पर। तो ये इसके छोटे से फंक्शन हो गए, आपने जवाब दे दिया, बस खत्म। कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 मार्क्स से जवाब है, इतना छोटा सा ही होगा वो, ज्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना उस पर। अच्छा, एक्सप्लेन करो डेंसिटी की और डिस्कस करो उसके फैक्टर्स जो उसको अफेक्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो वही ऊपर वाला सवाल पूरा कॉपी पेस्ट रहता है, इसमें कोई ऐसा फर्क नहीं है कि भाई वो स्पॉइलेज होता है फैट्स का जो अनप्लेजेंट ओडर और टेस्ट देता है। 2 टाइप्स होते हैं, ऑक्सीडेटिव और हाइड्रोलाइटिक। फैक्टर्स उसके क्या हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं? ऑक्सीजन, लाइट, हीट, मॉइस्चर, बैक्टीरिया, फंगी। जो मैंने कहा जैसे हम बात छोड़ देंगे तो उसको ऑक्सीजन लगती है, लाइट लगती है, हीट लगती है, मॉइस्चर होता है, नमी होती है, उसको से खराब हो जाता है। बैक्टीरिया और फंगस पड़ जाए, अगर उसको अफेक्ट कर जाए तो फिर वो और ही जल्दी से बढ़ता है इसमें स्पॉइलेज। प्रिवेंटेशन ऑब्वियसली इसकी है कि रेफ्रिजरेशन रखो, यानी फ्रिज में कर दो, ठंडा रख दो, तो नहीं होगी, नहीं चीज सड़ेगी। एंटीऑक्सीडेंट यूज करो तब भी नहीं सड़ेगी। एयर टाइट कंटेनर्स में बंद करो तब भी नहीं होगा। ठीक है, ऑब्वियसली टेम्परेचर कंट्रोल एक बहुत कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है इसके ऊपर, लेकिन ये फैट्स और ऑयल्स दोनों की बात कर रहा है, ठीक है। अच्छा, एक्सप्लेन हेलोजेनेशन और आइडिन नंबर ऑफ फैट्स। हेलोजेनेशन जो है बेसिकली एडिशन ऑफ हेलोजेनेशन कहा जाता है डबल करने के लिए बॉन्ड्स को अनसैचुरेटेड फैट की। आइडिन नंबर जो होता है ग्राम्स ऑफ आइडिन जो अब्जॉर्ब किया जा रहा है 100 ग्राम्स ऑफ फैट में, उसको कहा जाता है कि आइडिन नंबर है। इंपॉर्टेंस ये है कि ये इंडिकेट करता है कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है, डिटेक्ट करता है कि ऑल्टरेशन कोई हुई है या नहीं हुई, और मेजर करता है कि ऑयल क्वालिटी क्या है। अब है अगला सवाल वैक्सेस का, आ गया वही वाला टॉपिक, अब लॉन्ग आ गया। एक्सप्लेन करो वैक्सेस क्या है, उसकी क्लासिफिकेशन, उसकी प्रॉपर्टीज और उसके कुछ एग्जांपल भी है। तो वैक्सेस आर एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स एंड लॉन्ग चेन अल्कोहल। याद रखो, आप अपनी मर्जी से नहीं बोल सकते वैक्स कैम्बी को कहा जाता है या वैक्स करने को कहा जाता है, ये बीज वैक्स है। आपने इसकी प्रॉपर्टी साइंस में, जो बायोलॉजिकल साइंस आप पढ़ रहे हो, उसमें क्या डेफिनेशन किस तरीके से दी गई, केमिकल नेम के रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आपने वो दी गई, ठीक है। अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिख के आ गया, ओन वर्ड्स में करने का मतलब ये नहीं हो जाता कि आप अपनी मर्जी से लिखते हो। आपने जो उनकी डेफिनेशन प्रॉपर होती है वो यूज करनी है। आप कुछ और लिख के आओगे तो एक्सपेक्ट नहीं करना कि एग्जामिनर आपको इस चीज के नंबर देते। अच्छा, क्लासिफिकेशन उसकी हो गई ट्रू वैक्सेस और नॉन ट्रू वैक्सेस। प्रॉपर्टीज इसकी ये होती है कि इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में और सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वर्स में, रेजिस्टेंट होता है एसिडिटी के, इनडाइजेस्टेबल होते हैं, हाई इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है। एग्जाम्पल में आपके पास 2 दिए में, आपको स्पोर्ट्स में 2 पढ़ा हुए, बीसवैग और स्मोनोमर साइटिस। एक्सप्लेन करो निक्लोइड्स
न्यूक्लियोटाइड्स एज अ एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल एज अ एनर्जी करेंसी डिस्कस करो कि किस तरह काम करते हैं। एटीपी जो है यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी है सेल के लिए, ठीक है। ये बात तो आपने छोटी क्लास में ही सीख ली होगी। फंक्शन इसके क्या क्या है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन करने में मदद करता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है, सेल डिवीजन में मदद करता है, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन में करता है, बायोसिंथेटिक रिएक्शंस में, सब में ये हेल्प करता है। ये सारे इसके फंक्शन हैं। अच्छा, एक्सप्लेन करो कि फंक्शन क्या है। साइलेक एएमपी, सीएमपी, साइलेक जीएमपी, सीएनपी, ठीक है। ये फुल फॉर्म इसके लिए साइलेक एसिड लिखा हुआ। फंक्शन सीएमपी के क्या है कि ये सेकंड मैसेंजर के तौर पे एक्ट करता है। ये एक्टिवेट करता है प्रोटीन काइनेसिस ए पे, स्टिमुलेट करता है ग्लाइकोलाइसिस पे, और स्टिमुलेट करता है लिपोसिस, और रेगुलेट करता है इंसुलिन सीक्रेशन। सीजीएमपी का होता है कि स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन, ये कर, इसका ये फंक्शन है, ये फल देता है रिलैक्सेशन। वैसोडिलेशन ये करता है, सेल सिग्नलिंग ये करता है, प्रोटीन फास्फोरिलेशन ये करता है, रेगुलेशन करना सोडियम चैनल्स है इसका का। एक्सप्लेन करो कि स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ नाइट्रोसिस बेसिस क्या है। पहली बात तो उसकी टाइप्स हम बता देंगे। पुरीन होते हैं जिसके अंदर पुरीन्स में आता है एंडीन और यूनिन, पाइमाडाइन्स में होता है साइटिन, थाइमिन और यूरिसिल, जो हमने ऊपर देखा था वही आपका जो, ठीक है। अच्छा, ये वाला सवाल पहले आता था, अब शायद इतना नहीं आता। अब ये स्ट्रक्चर वगैरह का आता नहीं, कुछ जाता, बस टाइप्स और फंक्शन देखे जाते हैं, तो मैंने उस हिसाब से दिया है। वरना पहले ऐसा भी आता है कि ना डायग्राम आपको इसी रक्सी ड्रॉ करो, लेकिन ऑब्वियसली टाइम नहीं होता इतना, और इसका सवाल अब नहीं आ रहा है, तो मैंने इसको थोड़ा सा चेंज करके दिया। आता ऐसा था कि एक्सप्लेन करो फुल डिटेल में ना, तो पहले तो 10 मार्क्स तक के भी क्वेश्चन होते थे पहले, अभी नहीं, पहले होते थे, पहले पढ़ना ऐसे भी गुजरा है जिसके अंदर 10 मार्क्स वाले सवाल होते थे। तो खैर उस हिसाब से है ये कि टाइप्स बता दो, आप फंक्शन बता दो कि क्या प्रॉपर्टीज इसकी। ये है कि एरोमेटिक होता है, हाइड्रोसिलिक होता है, वीक बेसिस होते हैं, ये हाइड्रोफोबिक होता है, और फॉर्म करता है ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स। फंक्शन होते हैं इसके कंपोनेंट्स है डीएनए और आरएनए का, स्टोर करता है ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन, और पार्टिसिपेट करता है प्रोटीन सिंथेसिस के काम। अच्छा, डीएनए रेप्लिकेशन क्या होती है वो ज़्यादा पता। अच्छा, जब भी कोई एक्सप्लेन वाला सवाल आता है ना, आपकी मर्जी, आप चाहे को उसको पैराग्राफ फॉर्म में लिख दो, चाहो तो मैंने इस तरह ब्रेकडाउन करके लिखा है ताकि अलग अलग आपको पता हो कि मार्क्स इस तरह मिल रहे हैं कि बंदे ने ये बात बताई, बच्चे ने ये बात बताई, नहीं बताई, ये बात बताई, नहीं बताई। बेसिकली एक्सप्लेन में ये होता है कि आपने डिफाइन करा, फिर आपने उसकी वर्किंग बताई, तो थोड़ी सी इंपॉर्टेंस बताई, तो ये पूरा एक्सप्लेन का होता है। मैंने यहाँ पे तोड़ तोड़ के लिखा हुआ है ताकि आप अलग अलग से भी कर सकते हो, कंबाइन भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है। तो फिर एक्सप्लेन वाले क्वेश्चन में, अच्छा, डेफिनेशन वाइज डीएनए रेप्लिकेशन बेसिकली एक प्रोसेस होता है जो प्रोड्यूस करता है दो आइडेंटिकल डीएनए मॉलिक्यूल्स को इससे पहले कि सेल डिवीजन। स्टेप्स ये होता है कि डीएनए अनबाइंड होता है, हेलिकेज जो होता है वो सेपरेट हो जाता है स्ट्रैंड में, प्राइमराइज जो होता है वो फॉर्म करता है प्राइमर, डीएनए पॉलीमराइज जो है वो सिंथेसाइज करता है नए स्ट्रैंड, और लिगास जो होता है वो डीएनए फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन कर देता है। ये उसका प्रोसेस होता है डीएनए रेप्लिकेशन का। इंपॉर्टेंस उसकी ये है कि मेंटेन करता है जेनेटिक कंटिन्यूटी रहे ओवरऑल, और इंश्योर करता है कि एक्यूरेट इनहेरिटेंस हो सेल टू सेल। अच्छा, ट्रांसलेशन हम कर चुके हैं, वही चीजें दोबारा आप इस तरीके से पॉइंट्स में करके लिख सकते हो, कोई ऐसा इश्यू नहीं है इसमें। वरना पूरे पैराग्राफ बनाना चाहते हो, पूरे पैराग्राफ बनाओ, बुक से भी आप ले सकते हो फुल डेफिनेशन, यहाँ मैंने थोड़ी शॉर्ट ड्रॉप रखी है। अब एक्सप्लेन करो म्यूटेशन और उसके टाइप्स। म्यूटेशन जो होता है परमानेंट चेंज होता है डीएनए सीक्वेंस में। टाइप्स इसमें होता है सब्स्टिट्यूशन, इंसर्शन, डिलीशन, फ्रेम शिफ्ट या पॉइंट म्यूटेशन। ये म्यूटेशन की टाइप्स होती हैं। एक सवाल बहुत सिंपल सा जो अक्सर काफी दफा आ जाता है बच्चों के पास कि व्हाट इज म्यूटेशन और उसकी टाइप्स, तो ये सिंपल सा लिख दिया है, यही वाला आप लिख दो। इफेक्ट्स उसके होते हैं कि जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, जेनेटिक लेवल पे म्यूटेशन हो रहा है, डीएनए म्यूटेशन हो जाए तो जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकते हैं, कोई को कैंसर हो सकता है, या एवोल्यूशनरी वेरिएशन भी हो सकती है, यानी अच्छी चीज भी हो सकती है उससे कि वेरिएशन आ गया, आपकी स्किन कलर चेंज है, आंखों कलर चेंज है, या कोई और ऐसी एबिलिटी है उसके अंदर। लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम कोई ना कोई जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से होता है, म्यूटेशन हो जाती है, या फिर कैंसर की वजह से। अच्छा, एक्सप्लेन करो इंसुलिन और ग्लूकान की जो रेगुलेशन है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म वो क्या है। इंसुलिन जो है बेसिकली सिक्रेट होता है बाय पैंक्रियाटिक बेटा सेल्स। ये लोअर करता है ब्लड ग्लूकोज को, इंक्रीज करता है ग्लाइकोलाइसिस, और इंक्रीज करता है ग्लूकोज अपटेक। ग्लूकान जो है वो के सिक्रेट होता है पैंक्रियाटिक अल्फा सेल से, ठीक है, वो बेटा सेल से अल्फा सेल से। ये राइज करता है ब्लड ग्लूकोज और स्टिमुलेट करता है ग्लाइकोलाइसिस और स्टिमुलेट करता है ग्लूकोनेजेनेसिस। अच्छा, प्लूरिन मेटाबॉलिज्म और डिस्कस करो बाउट क्या होता है। एक्सप्लेन करो प्लूरिन मेटाबॉलिज्म और बाउट क्या होता है।
बेसिकली प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व करता है कि सिंथेसिस और ब्रेक डाउन हो एडीन और ब्यूमिन का, एंड प्रोडक्ट उसका यूरिक एसिड निकलता हो। अच्छा, गाउट बेसिकली एक बीमारी है। गाउट जो है एक डिसऑर्डर होता है जो कॉज होता है किस वजह से, अगर यूरिक एसिड के लेवल्स इंक्रीज हो जाए, बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, जिसकी वजह से क्या होता है, डिपोजिशंस बन जाती हैं, डिपोजिशंस बनने लग जाती हैं यूरेट क्रिस्टल्स की जॉइंट्स के अंदर डिपोजिशंस की बनने लग जाती है, पीसेस जमा होने लग जाते हैं, आप इस तरीके से समझ के। तो सिम्टम्स उसके ये होंगे कि सीवियर जॉइंट्स में बहुत तकलीफ, स्वेलिंग होने लगे। आपने देखा होगा कि अक्सर बहुत एज के लोगों में होता है, जवान में इतना नहीं होता, यूरिक एसिड वगैरह राइज हो जाता है, तो आप देखोगे जॉइंट्स जैसे हैं, पैरों के साइड पे जितने भी जॉइंट्स है, हाथों के हैं, आप देखो वहाँ पे स्वेलिंग होगी, वो मोटा मोटा फूला फूला होने लग जाएगा, वहाँ पे रेडनेस होने लग जाएगी, लाल लाल होगा, इन्फ्लेमेशन होगी, तकलीफ होने लगेगी इसको। ट्रीटमेंट उसका होता है ऑलोपुरोलोन, फेबोरॉक्साइड या एडिकेट अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन करो, ये सब चीजें करो तो आपका ट्रीटमेंट होता है। लो प्रोटीन डाइट रखो, क्योंकि आपने प्रोटीन जो है वो आपको पढ़ा रहा है ना वही चीज, तो आप तो चाहते हो कि यूरिक एसिड नहीं हो, यूरिक एसिड कम करे, मिनिमम नॉर्मल लेवल के हो, ज्यादा नहीं करो। आपने इस किस्म की डाइट रखनी होती है और ये सारी ट्रीटमेंट्स करने होते हैं, तब जाके यूरिक एसिड लेवल कम होता है, तो गाउट बेहतर होता है या खत्म हो जाता है। अच्छा, अब आ जाओ, ये लॉन्ग हो गए। कॉन्सेप्चुअल बेस क्वेश्चन आंसर कैसे आता है। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है कि देसी घी सॉलिड क्यों है रूम टेम्परेचर पे, लेकिन जब उसको कुक करो तो वो लेकिन जो कुकिंग ऑयल है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, क्यों है ऐसा। तो ऑब्वियसली देसी घी जो है वो कंटेन करता है ज़्यादा सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, उनके पास कोई डबल बॉन्ड्स नहीं होता और वो बहुत पैक होते हैं क्लोजली टुगेदर, तो वो सॉलिड एज ए सॉलिड एक्ट कर रहे होते हैं रूम टेम्परेचर पे, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, पतले पतले पानी की तरह नहीं जा रहे थे। लेकिन कुकिंग ऑयल जो होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, उनके पास डबल बॉन्ड्स होते हैं, जो कि प्रिवेंट करता है उनको कि वो टाइट पैकिंग नहीं हो, चिपक के ना जाए वो और सॉलिडिफाई नहीं हो। इस वजह से लिक्विड जो है रूम टेम्परेचर पे जो ऑयल है वो लिक्विड रहता है। अच्छा, क्या हेल्दी, विच इज हेल्दियर फॉर हार्ट, देसी घी या वेजिटेबल ऑयल, बाय, क्यों? ऐसे सवाल आ चुके हैं एग्जाम में, इस वजह से दे रही हूँ, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर न्यू स्टूडेंट्स कि भाई ये इसका क्या ताल्लुक है, क्यों सवाल आ रहे हैं। हर ऑब्वियसली बायोकेमिकल चीजें हैं तो उनके बारे में आपको वैसे ही पढ़ा जाता है, फैटी एसिड वगैरह, तो उसके कॉन्सेप्ट पे ये पूछ लेते हैं। अच्छा, तो इनमें से कौन सी चीज ज्यादा हेल्दियर है? अनसैचुरेटेड वेजिटेबल्स ऑयल जनरली ज्यादा हेल्दियर होते हैं, क्योंकि उनके अंदर लोअर लेवल ऑफ एलडीएल होता है, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, जो रिड्यूस कर देता है रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज से। एक्सिव इनटेक अगर लिया जाए देसी घी का तो एलडीएल इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर हाई सैचुरेटेड फैट कंटेंट होता है, तो यानी दिल की बीमारियां वगैरह का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। Why does repeated heating of cooking oil becomes harmful? यानी अगर कुकिंग ऑयल यूज कर रहे हो, बार बार उसको गर्म कर रहे हो, बार बार उसको एक ही ऑयल को बार बार गर्म बार बार कर रहे हो, तो ये क्यों हार्मफुल होता है? रिपीटेड हीटिंग कॉजेज ऑक्सीडेशन और डेंसिटी, बार बार उसको आप ऑक्सीडेशन के थ्रू गुजारोगे तो क्या हो जाता है, डेंसिटी यानी सड़ जाना, स्पॉइलेज। हमने देखा था फैटी एसिड्स और ऑयल सड़ते हैं, तो ये कुकिंग ऑयल भी सड़ सकता है अगर बार बार उसको गर्म करे जा रहे चाहिए। तो कहा जाता है एक दफा आपने एक दो दफा का तलने के लिए यूज कर लिया सही है, लेकिन एक दफा में वो बहुत ज्यादा जल जाता है, कुछ हो जाता है, तो उसको दोबारा खाने में चीजों में यूज ना करो, वो बहुत हार्मफुल होता है। और जब भी बोला जाता है कि बाजार के खाने हैं बहुत हार्मफुल होते हैं, क्योंकि वो तेल फेंकते नहीं है, वो उसी में फ्राई करते रहेंगे, यूज करते रहेंगे, फ्राई करते रहेंगे, यूज करते हैं, खराब हो जाता है इससे वो तेल, और इन रिटर्न फिर वो खाना भी खराब होता है। तो बेसिकली अगर ऐसा करो बार बार ही, तो ऑक्सीडेशन हो जाती है, जिसकी वजह से वो खराब जाता है और डेंसिटी हो जाती है, वो प्रोड्यूस करते हैं टॉक्सिक कंपाउंड्स और फ्री रेडिकल्स, जो कि इंक्रीज कर देते हैं कि हार्ट डिजीजेस और कैंसर के खतरा आपके लिए बढ़ जाए अगर आप उसको खाओ तो। अच्छा, ऑलिव ऑयल क्यों ज्यादा कंसिडर किया जाता है, क्यों ज्यादा हेल्दियर है एज कम्पेयर टू घी? ऑलिव ऑयल के अंदर क्या है, रिच है वो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के साथ और एंटीऑक्सीडेंट, ये दोनों चीज में भरी नहीं, जो बेसिकली रिड्यूस कर देता है आपकी जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है और प्रोटेक्ट करता है आपको कोई भी कार्डियोवास्कुलर डिजीज से, तो इस वजह से इसको ज्यादा हेल्दी कंसिडर किया जाता है। अच्छा, वाई पेशेंट विद हाई कोलेस्ट्रॉल अवॉइड एक्सेस घी एंड बटर, जिसका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा हाई होता है उसको घी और बटर क्यों बोला जाता है कि अवॉइड करो, नहीं खाओ? तो घी और बटर, मार्जरीन की बात नहीं कर रही हूँ मैं, मार्जरीन स्प्रेड की बात नहीं कर रही हूँ मैं, मक्खन की बात कर, ठीक है? मार्जरीन अलग है, बटर अलग है, याद रखो करो, डिफरेंस होता है इन दोनों चीजों में। अच्छा, घी और बटर जो है वो कंटेन करता है हाई अमाउंट ऑफ सैचुरेटेड फैट, जो कि इंक्रीज करता है एलडीएल।
तो आपको तो नहीं चाहिए कि इंक्रीज हो, वैसे ही उसको दिल की बीमारी, वैसे ही उसको कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, आप नहीं चाहोगे उसको इंक्रीज करते, उनको बोला जाता है कि आप ये अवॉइड कर, क्योंकि अगर ये खाओगे तो प्रमोट करेगा प्लेक फॉर्मेशन आर्टरीज के अंदर और बेसिकली आर्टरोलिसिस हो जाएगा और इवेंचुअली हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक इन सब पे लीड कर सकती है ये चीज। अच्छा, व्हाई डज बटर स्पॉइल इफ लेट आउटसाइड फॉर अ लॉन्ग टाइम? मक्खन जो है, अगेन मार्जिन की बात नहीं हो रही है, ब्लू बैंड मार्जिन है, उसका मक्खन नहीं है, वो अलग है। बटर जो है, मक्खन जो है, अगर उसको बाहर छोड़ दिया जाए, फ्रिज से ठंडे टेम्परेचर से बाहर ज़्यादा टाइम छोड़ दिया जाए तो वो सड़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो अनडेंसिटी वाला जो सब हमने देखा था प्रोसेस, उसके थ्रू गुजर जाता है ऑक्सीडेशन की वजह से। हवा वगैरह लग रही है, हीट लग रही है, ये लग रही है, उसकी वजह से और माइक्रोबियल एक्टिविटी उसके अंदर चल पड़ती है, अलग अलग से उस पर बैक्टीरिया फॉर्म हो जाते हैं, फंगस फॉर्म हो जाते हैं और बेसिकली वो एक अनप्लेजेंट स्मेल और टेस्ट देने लग जाता है सड़ने की वजह से। अच्छा, व्हाई इज हाइड्रोजनेट ऑयल यानी बासमती घी कंसिडर्ड अनहेल्दी? बासमती घी को अनहेल्दी क्यों कहा जाता है? हाइड्रोजनेशन कन्वर्ट कर देता है अनसैचुरेटेड फैट को ज्यादा सैचुरेटेड फैट्स में और फिर उसकी वजह से प्रोड्यूस होते हैं ज्यादा ट्रांस फैट, जो कि बहुत नुकसानदेह होते हैं। ट्रांस फैट ज्यादा बनने लग जाता है जो कि इंक्रीज कर देते हैं एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और डिक्रीज कर देते हैं एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। तो ये बहुत नुकसानदेह बात होगी, तो आपने नहीं खाना चाहिए। अच्छा, एटीपी जो है, एटीपी को एनर्जी करेंसी क्यों बोला जाता है सेल की? क्योंकि एटीपी स्टोर करता है, ट्रांसफर करता है एनर्जी जो भी कोई रिक्वायर हो, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, या कोई भी दूसरी जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज होती है, सारी एनर्जी एटीपी से जाती है। अच्छा, नवा सवाल कि व्हाई डू एथलीट टीम वो कार्बोहाइड्रेट्स बिफोर एक्सरसाइज? एक्सरसाइज करने से पहले एथलीट्स जो होते हैं, स्पोर्ट्समैन एथलीट्स वगैरह जो है, उनको ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स की क्यों जरूरत होती है? कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो ब्रेक डाउन किए जाते हैं बेसिकली ग्लूकोज में, और जो वो प्रोड्यूस करते हैं फिर उसके बाद एटीपी ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू और टाइप साइकिल के थ्रू, जो कि सप्लाई करते हैं फिर एनर्जी जो मसल एक्टिविटी के चाहिए इंसान को। तो ऑब्वियसली नॉर्मल इंसान इतना मूवमेंट नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे ज्यादा कर रहे हैं तो उनको ज्यादा खाने की जरूरत होती है ताकि उनके पास मसल मूवमेंट एबिलिटी एनर्जी लेवल ज्यादा। व्हाई डू डायबिटिक पेशेंट्स हैव हाई ब्लड शुगर ग्लूकोज लेवल? जो डायबिटीज वाले पेशेंट डायबिटीज जिनको होता है उनके पास हाई ब्लड शुगर लेवल्स क्यों होते हैं? डायबिटीज वैसे रिजल्ट करता है इनसफिशिएंट इंसुलिन प्रोडक्शन के थ्रू, या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाए बॉडी में कि इंसुलिन एक्सेप्ट नहीं कर रही, और बेसिकली क्या होता है कि रिड्यूस कर देता है ग्लूकोज अपटेक जो कि सेल कर रहे हो, सेल्स के ग्लूकोज अपटेक रिड्यूस होता है कि नहीं ले रहे, वो कहता है नहीं हम नहीं ले रहे ग्लूकोज, हम नहीं ले रहे। इसकी वजह से ग्लूकोज जो है एक्यूमुलेट होने लग जाता है ब्लड के अंदर, क्योंकि सेल तो अब्जॉर्ब नहीं कर रहा लेकिन ब्लड के अंदर तो मौजूद है। इस वजह से जब ब्लड टेस्ट वगैरह होता है तो उनके जो शुगर लेवल्स हैं बहुत ज्यादा हाई आता है। Why does prolonged fasting lead to ketone body formation? ज्यादा लंबी फास्टिंग करो तो कीटोन बॉडी फॉर्मेशन क्यों होती है? फास्टिंग के दरम्यान जो फैट होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और वो ज्यादा इंक्रीज हो जाती है चीज, फैट ब्रेक डाउन इंक्रीज हो जाता है, ज्यादा फैट ब्रेक डाउन होने लग जाता है। तो फैटी एसिड जो है वो अंडरगो करते हैं बेटा ऑक्सीडेशन के थ्रू और उसमें प्रोड्यूस होता है एक्सेस एसिटिल CoA जो कि कन्वर्ट कर देता है कीटोन बॉडीज को एनर्जी के लिए। अच्छा, एचडीएल को गुड कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल को बैड क्यों कहा जाता है? एचडीएल बेसिकली रिमूव करता है एक्स्ट्रा कोर्टिसोल जो आपके टिश्यूज में है और ट्रांसपोर्ट कर देता है उसको लिवर में ताकि वो डिस्पोजल के लिए रेडी हो जाए, एग्जैक्ट कर दे बॉडी से। एलडीएल जो कैरी करता है कोलेस्ट्रॉल टिश्यू में और एक्सेस एलडीएल प्रमोट करता है कि प्लेक फॉर्मेशन हो जाए आर्टरीज के अंदर, तो ऑब्वियसली वो नुकसानदेह है। अच्छा, ये तो वही वाला सवाल आ गया। अच्छा, वनस्पति घी का बोल रहा है, वो देसी का था, ये वनस्पति का बोल रहा है। वनस्पति घी जो है इस प्रोड्यूस बाय हाइड्रोनेशन, वेजिटेबल ऑयल की हाइड्रोनेशन से वनस्पति घी निकल जाता है। जो हाइड्रोजन होता है वो ऐड कर देता है अक्रॉस द डबल बॉन्ड्स अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, कन्वर्ट कर देता है फिर उनको सैचुरेटेड फैट्स में। सैचुरेटेड फैट्स में ज्यादा हायर मेंटल पॉइंट होता है, तो वनस्पति घी सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर में क्योंकि वो वेजिटेबल ऑयल से इस तरीके से निकलता है। अच्छा, हाइड्रोनेशन किस तरह होती है? कन्वर्ट करता है बेसिकली लिक्विड ऑयल्स को सॉलिड फैट्स में। इंक्रीज हो जाती है बाय, चला है क्यों कर भाई, इस वजह से कि लिक्विड तो आप चाह रहे हो कि सॉलिड फैट्स में बन जाए, आप चाह रहे हो कि इसकी जो शेल्फ लाइफ है यानी एक्सपायरी जो है ये चलता रहे, ये लंबा चले बढ़ जाती है। ये प्रिवेंट होता है भाई, इस पर सड़ता नहीं है, घी इतनी जल्दी नहीं सड़ता, बाहर भी छोड़ दे तो नहीं सड़ जाता। इम्प्रूव करता है इसका टेक्सचर ज्यादा इम्प्रूव हो जाता है। आपने देखा ऑयल पानी पानी है लेकिन घी थोड़ा सॉफ्ट स्पंजी हो जाता है अगर नॉर्मल टेम्परेचर में यूज किया जाता है। ये स्पेशली मैन्युफैक्चर करने के लिए मार्जिन और वनस्पति, देखा मार्जिन अलग है मक्खन अलग है, इसमें पता है मार्जिन के लिए भी ये बनाया जाता है। हाइड्रोनेशन का प्रोसेस यूज किया जाता है वनस्पति घी बनाने के लिए। अच्छा, हाइड्रोनेटेड ऑयल हार्मफुल क्यों होता है? हाइड्रोनेशन जो है प्रोड्यूस करता है ट्रांस फैट, अगेन ट्रांस फैट नुकसानदेह होते हैं जो कि इंक्रीज कर देते हैं एलडीएल ब्लड कोलेस्ट्रॉल
और डिक्रीज करते हैं एचडीएल जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल, और इंक्रीज हो जाता है फिर अगेन हार्ट डिजीज का रिस्क। अच्छा, वैक्सेस आर नॉट यूज एज फूड। वैक्सेस को फूड के तौर पे क्यों नहीं इस्तेमाल करा जाता? क्योंकि बेसिकली ये रजिस्टर होता है हाइड्रोलिसिस की, हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस नहीं होता, ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा इसका, और ह्यूमन लाइपोसिस जो है बेसिकली इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते एफिशिएंटली, सही से आप डाइजेस्ट नहीं कर पा, हजम ही नहीं होगा, इंसान नहीं कर पाएगा इसको हजम, और उनकी कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती, तो वैक्सेस खाने की चीज़ नहीं होती। अच्छा, वाई डिड इट बी कॉल्ड द एनर्जी करेंसी? तो दोबारा वही सवाल आ गया। अच्छा, वाई आर नाइट्रोजन बेस हाइड्रोफोबिक? हाइड्रोफोबिक क्यों होता है? नाइट्रोजन बेसिस जो होते हैं बेसिकली उसमें एरोमेटिक रिंग्स होते हैं जो कॉन्जुगेट हो रहे होते हैं डबल बॉन्ड्स के साथ, तो उसकी वजह से ये रिलेटिवली नॉन पोलर और इनसोल्युबल बन जाते हैं पानी के लिए। इस वजह से ये जो हाइड्रोफोबिक स्टैकिंग है वो इंटरेक्शन उनको हेल्प करती है कि स्टेबलाइज कर सके डीएनए डबल हीलिक्स। इस वजह से इनको कहा जाता है कि हाइड्रोफोबिक। अच्छा, ये मैंने आपको सवाल भी लिखे हैं जो काफ़ी बार बार रिपीट हो रहे हैं, हर सेमेस्टर ही ऑलमोस्ट आ रहा होता है ये वाले सवाल जो ऊपर लिखे हैं, वही है टॉपिक्स हैं, तो इनके बारे में भी आप थोड़ा और स्टडी कर लेना हैंडआउट्स वगैरह से, तो एग्जाम आपका इजी हो जाएगा। अच्छा, बाकी हैंडआउट से आप देख सकते हो एमसीक्यूज, वरना आप बोलो तो मैं एक एमसीक्यू की भी मैं का फाइल बना के सेपरेट करके अपलोड कर दूँ ताकि आप उससे अलग से स्टडी कर